माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। आपका अपना श्रेष्ठ बघेल आज पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12 वर्ष 2025-26 का जो हिंदी का पेपर है उसके डे 2 जिसमें हम हिंदी के व्याकरण की चर्चा करेंगे, पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास। इसके साथ साथ आपको पद्य और गद्य की जो इम्पोर्टेंट्स व्याख्याएँ हैं, पद्यांश और गद्यांश आते हैं, उनके बारे में बताएंगे। जो आपके सिलेबस में जो अपने भी आपके पाठ हैं उन पाठों के नाम बता देंगे कि अनुमानित इन्हीं पाठों से आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आ जाएगी। और उसके अलावा कुछ व्याख्या या पद्यांश या गद्यांशों के नाम स्पष्ट रूप से आपको हम बता देंगे। आप लोग अंततः वीडियो में जुड़े रहेंगे। तो आज हम पहले तो बात करते हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। पद्य साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इन वीडियो के माध्यम से केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम बता रहे हैं, कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, ना कोई किसी भी तरह से समझा रहे हैं। बस आप लोगों को यहाँ ध्यानपूर्वक बस देखना है, प्रश्नों को समझना है, सुनना है कि हम कौन कौन प्रश्नों की कह रहे हैं जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। तो इसका जो वर्गीकरण है वो आप जानते हो हम 4 कालों में बांटते हैं। एक तो आदि काल होता है, इसका नाम अपन वीर गाथा काल रख लेते हैं। दूसरा आपका भक्ति काल होता है जिसको अपन पूर्व मध्य काल नाम रख लेते हैं, पूर्व मध्य काल, जिसका नाम भक्ति काल कहते हैं। तीसरा आपका उत्तर मध्य काल है, उत्तर मध्य काल, जिसका नाम रीति काल है, इसी को श्रृंगार काल भी कह देते हैं। और चौथा आपका है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल के बाद में और भी डिवीज़न होंगे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ समझेंगे इनको हम कैसे बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, तब अपन आधुनिक काल के बारे में। तो आदिकाल या वीरगाथा काल है। इस आदिकाल या वीरगाथा काल आप इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखते हुए, प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ लिखते हुए प्रमुख जो वीरगाथा काल के कवि हैं उनकिन्हीं के 2 नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना, ऐसा प्रश्न बनता है। या फिर प्रश्न बन के आ सकता है भक्ति काल की विशेषता लिखते हुए उनके भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना। या प्रश्न बन के आ सकता है कि रीति काल की विशेषता लिखिए और उसके प्रमुख कवियों के नाम, उनकी रचना से लिखिए। अब यहाँ भक्ति काल का जब हम वर्गीकरण करते हैं, वीरगाथा काल के बारे में पढ़ते हैं, तो वीरगाथा काल में तो हम कहते हैं कि इस बार आप इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा के चलो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार परीक्षा में आपको हो सकता है कि यही प्रश्न लिख के मिल जाए कि वीरगाथा काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखते हुए इस युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। ऐसा प्रश्न आपको हो सकता है कि इस बार मिल जाए परीक्षा में। अब हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल की विशेषताओं के साथ साथ इसका वर्गीकरण होता है, शाखाओं में बांटा जाता है, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न आपको पढ़ना है। सगुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों उप शाखाओं में बांटा गया, निर्गुण को भी 2 उप शाखाओं में बांटा गया, तो इनके बारे में पढ़ना है। सगुण को 2 में बांटा गया है, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो इनकी भी आप लोगों को शाखाएं पढ़ना है, मुख्य रूप से इनके कवियों के जो नाम है उनको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार हम यही कहते हैं कि वीरगाथा काल को पढ़ लेना है। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हो भक्ति काल की विशेषताएं। अब हम आगे बात करते हैं कि भक्ति काल को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है, तो इस प्रश्न को पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं रीति काल। तो रीति काल में एक तो प्रश्न आपको याद करना है कि रीति काल काव्य की विशेषता, उसके कवियों के नाम। साथ में एक प्रश्न ये भी याद रखना है कि रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, तो ये 3 आपके काल हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको बता दिया। इस बार की परीक्षा के लिए वीरगाथा काल है, बाकी आपको पढ़ने के लिए पढ़ना है। उसके बाद अपन देखते हैं कि आधुनिक काल को कितने कालखंडों में बांटते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आधुनिक काल को कालखंडों में जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरह से है। भारतेंदु द्विवेदी, भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी, तीसरा छायावादी,
छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। नई कविता, ठीक है। इतने खंडों में विभाजित किया गया आधुनिक काल को। नई कविता तो आपका जो प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी है और नई कविता है। नई कविता, इतने कालखंडों में अपन आधुनिक काल को बांटते हैं। तो पहले तो आपको एक प्रश्न यहाँ पे इंपोर्टेंट तरीके से ये पढ़ना है। दूसरा आप यहाँ प्रश्न पढ़ोगे कि भारतेंद्र युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उसके दो कवियों के नाम। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, दो दो विशेषताएं पढ़ना है, 3 विशेषताएं कर लो हाईएस्ट, और 2 कवि और उनकी एक एक रचना। द्विवेदी युग के भी ऐसे करना है, छायावादी भी ऐसे याद रखना है, लेकिन आपको यहाँ पे छायावादी है, प्रगतिवादी है, इनकी परिभाषाएं भी आप लोगों को याद रखना है। साथ में आपको बोला जाता है कि छायावाद के स्तंभ, जो 4 स्तंभ होते हैं, पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा जी, उनके सबके नाम याद रखना है, उनकी एक एक रचना याद रखना है। क्योंकि एक बार परीक्षा में आपके पास सिंपल सा सीधा सा ये प्रश्न आ गया था कि छायावादी कवियों के नाम लिखिए, और 4 कवि पूछ लिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए, आपको ये प्रश्न पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको इस वर्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताते हैं तो हमें दिखता है प्रयोगवादी कवि। प्रयोगवादी की विशेषता लिखते हुए और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और साथ में आप डबल स्टार में नई कविता को भी पढ़ सकते हो और सिंगल स्टार में आप द्विवेदी को पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें प्रयोगवादी लगता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर हमें एक प्रश्न और याद आता है जिसमें अपन क्या देते हैं, रहस्यवाद और छायावाद में अंतर। रहस्यवाद और छायावाद में अंतर, ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, या फिर प्रगतिवादी और प्रयोगवादी में अंतर। तो ये प्रश्न आपके यहाँ के लिए गद्य साहित्य पद्य साहित्य के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतने में से ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे जो टॉपिक सब लिखे। इसके साथ साथ आपको अगर पढ़ना है तो ये पढ़ लेना कि तार सक्तब किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न कभी कभार आ जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ना है। आप तो अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हो तो हम भैया आपको बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यही है। आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इनको पढ़ना जरूर है। इनके आपको एक एक प्रश्न, माने आप 1 2 3 4 5 6 5-6 प्रश्न आपको बनते हैं यहाँ से, और 2 डिफरेंस बनते हैं, रहस्यवाद और छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। 8 प्रश्न याद करना होता है, इससे ज़्यादा पर नहीं करना है। क्या करना है, 2 विशेषता और 2 कवियों के नाम, आपका आधुनिक काल कंप्लीट हो जाएगा। और भैया 3 प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं कि आपको वीरगाथा काल की विशेषताएं और इसके कवियों के नाम, भक्ति काल की विशेषता और इसके कवियों के नाम, रीति काल की विशेषता और इसके कवियों के नाम। यानी आपको 8 3 11 प्रश्नों को याद रखना है। 4 प्रश्न और जोड़ लो, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर इनके सगुण और निर्गुण मार्गी शाखाओं के बारे में बताया है। एक रीति काल का नाम श्रृंगार काल क्यों पड़ा है, एक भक्ति काल को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है। तो 4 प्रश्न और जोड़ लो, टोटल एक तार सप्तक को भी जोड़ लो, टोटल 15 प्रश्न हो रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रश्नों की आपको जरूरत नहीं है हिंदी पद्य साहित्य में पढ़ने की। जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट तो वही 4-5 है जो हमने बता दी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे चल के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हिंदी गद्य साहित्य में जो प्रमुख विधाएं हैं और जो गौण विधाएं हैं उनसे प्रश्न मन कहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो इतना आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमको पद्य साहित्य के इतिहास में कौन कौन से प्रश्न बहुत अच्छी तरह से याद रखना है और उनको पढ़ना है। तो पहला प्रश्न हमने इसमें बता दिया कि वीरगाथा काल या फिर आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषता और कवि। दूसरा प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि भाई आपको यहाँ से पढ़ना है प्रयोगवादी या छायावादी, प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी विशेषताएं। इसके साथ आप पढ़ सकते हो रहस्यवाद की विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रहस्यवाद की विशेषताएं, या फिर डिफरेंस आ सकता है रहस्यवाद और छायावाद में, या प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में डिफरेंस आ सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम ये भी कभी कभार आ सकते हैं। तो इस बार हमें इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तो प्रयोगवादी लगता है, एक नई कविता लगता है, एक रहस्यवाद लगता है और एक वीरगाथा काल। ये 4 प्रश्न हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसके अलावा आप और भी प्रश्नों को पढ़ना है, तो टोटल 15 प्रश्न हो रहे हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में, तो उसको लिखें थोड़ा सा। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल पूर्णतः रूप से तैयारियों में लगे होंगे। जो आपका बिल्कुल आखिरी पेपर रह गया क्लास 12th का, उसके बाद आप लोग क्लास 12th पास आउट होकर एक कह सकते हैं कि नव जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं आप लोग, जहां से आप अपने जीवन के तमाम प्रकार के निर्णय लेते हैं अपने भविष्य के बारे में कि हमें क्या करना है,
कौन सी योजना बनानी है, फिर कौन सा लक्ष्य है, कौन सी नौकरी हासिल करनी है। तो ये तरह तरह के आपके पास प्रश्न उठते जाते हैं। और वैसे भी हम तो ये बोलते हैं कि 12 क्लास होती है जो बच्चों को 12 बाँट कर देती है, बाँट माना रास्ते होते 12 जगह बाँट देती है, इस तरह से बंटवारा कर देती है। तो तरह तरह के जो अभी एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आगे चल के अलग अलग रास्तों में अलग अलग जगह हो जाएंगे। तो अपन अभी बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य के इतिहास में यहाँ से प्रश्न बनने का 2 ही तरीके हैं आपकी, एक तो प्रमुख विधाएं हैं और दूसरी गौण विधाएं हैं। प्रमुख विधाओं के नाम और गौण विधाओं के नाम अपन लिख लेंगे, उनसे ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो पहले तो प्रमुख विधाओं के नाम लिखेंगे। तो जो प्रमुख विधाएं हैं प्रमुख विधाएं, नाम याद रख लो प्रमुख विधाओं के कौन कौन से हैं। निबंध, कहानी, उपन्यास, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक, एकांकी और आलोचना। जी आपकी प्रमुख विधाएं हैं 6, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और आलोचना। तो यहाँ आपको पहला प्रश्न तो यही पढ़ना है कि निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार इसकी परिभाषा बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न पढ़ोगे आप लोग निबंध की परिभाषा। इसके साथ साथ आप पढ़ोगे जो प्रमुख निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं। कहानी किसे कहते हैं, प्रमुख कहानीकारों के नाम और उनकी रचनाएं। उपन्यास किसे कहते हैं, प्रमुख उपन्यासकारों के नाम और उनकी रचनाएं। नाटक किसे कहते हैं, उनके प्रमुख नाटककारों के नाम और उनकी एक एक रचना। एकांकीकार किसे कहते हैं, एकांकी किसे कहते हैं, प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इसकी परिभाषा ज़्यादातर आती है। आलोचना किसे कहते हैं, ठीक है, तो इनके प्रमुख आलोचकों के नाम। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनेगा, इसकी आपकी परिभाषा आ सकती है, साथ में कोई 2 नाटककार, उनके प्रमुख एक एक रचना, इस तरह से आ सकते हैं। या फिर डिफरेंस बन जाता है कि कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, तो अंतर भी आ जाते हैं कभी कभार। तो इन बातों को ध्यान रखना है। बस प्रश्न ऐसे ही बनने के तरीके होते हैं और कोई अलग से प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न की, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके इन्हीं में से कुछ 1-2 को अपन ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। हालांकि पढ़ना तो सभी है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो हम कह सकते हैं कि आप इन 6 प्रश्नों को पढ़ लेते हो, कहानी की प्रमुख कहानीकारों के नाम, उपन्यासकारों के नाम, नाटककारों के नाम, एकांकीकारों के नाम, या फिर डिफरेंस पढ़ लेते हो, तो आपके यहीं से प्रश्न बन जाएंगे। फिर भी आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, पिछली साल। प्रीवियस ईयर का मतलब पूरी प्रीवियस ईयर नहीं है, 2025 में आए उन प्रश्नों को आप हटा सकते हो। इससे जैसे उपन्यास का शायद प्रश्न आया था पिछले साल, या फिर डिफरेंस वाला आया था, ये थोड़ा सा देख के बता सकते हैं अपन। हाँ, पहले नाटक और एकांकी में अंतर आ गया पिछली साल, तो आप इसको अंतर को छोड़ सकते हो, लेकिन प्रमुख नाटककारों के नाम, एकांकीकारों नाम याद रखना है, या कहानी और उपन्यास याद रखना है। इस बार शायद प्रश्न बन सकता है प्रमुख उपन्यासकारों के नाम, उपन्यास की परिभाषा देते हुए प्रमुख उपन्यासकारों के नाम आ सकते हैं, या फिर निबंध की परिभाषा आ सकती है बाबू गुलाब राय के अनुसार। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपकी गौण विधाएँ हैं उनके बारे में। तो हिंदी की जो आपके गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हो गई, उसके बाद हम गौण विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले उनके लिख लें, उसके बाद उनमें बताएं कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पिछली साल दोनों में डिफरेंस ही आए थे, चाहे वो प्रमुख विधा हो चाहे गौण विधा हो, प्रश्न नहीं बन गए। ठीक है, इनकी थोड़ी सी बात, इस बात को भी ध्यान देना है कि आपको तत्व भी पढ़ना है, नाटक के तत्व क्या होते हैं, एकांकी के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, या फिर इन तत्वों को आप अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न बन सकता है। अगर आपका पेपर में सरल प्रश्न बनता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट्स नहीं होगा आपकी नज़र में, लेकिन वो सरल प्रश्न हो सकता है, तो वो ऐसा हो सकता है कि नाटक के तत्व वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो अब हम गौण विधाएं लिखें उसमें। तो गौण विधाओं में पहला नाम पर लिख लेंगे रेखा चित्र और संस्मरण, रेखा चित्र और संस्मरण। और दूसरा अपन लिखेंगे
जीवनी, आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा और जीवनी कॉम्बिनेशन से लिखने से आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ जाता है कि किन किन में डिफरेंस करना है। उसके बाद आप लिख सकते हो रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, या फिर रिपोर्टाज, या फिर डायरी लेखन, पत्र साहित्य। इतने आपके पाठ्यक्रम हो सकते हैं। या फिर आखिरी अंत में एक नाम और दे दोगे, उसका नाम है गद्य काव्य। ये भी इसकी ही गौण विधाओं के अंतर्गत आता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो पिछली साल जो प्रश्न आया है वो है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आ गया है। तो क्या प्रश्न इससे नहीं आ सकता? हाँ, आ सकता है। ये संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम, उनकी रचना से संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण प्रकारों के नाम और उनकी रचना। इस तरह से आप लिख सकते हो, इनमें प्रश्न बन सकता है। आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा किसे कहते हैं, प्रमुख जीवनीकारों के नाम, और आत्मकथा जीवनी में अंतर। इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार के लिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथाकारों के नाम, उनके विशेष, जो आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी किसे कहते हैं, जीवनीकारों के नाम और उनकी रचना। उसके बाद आपका एक प्रश्न है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, इसको आप पढ़ लेना बस। और रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसका अच्छी तरह से पढ़ना, प्रमुख रिपोर्टाज के नाम। डायरी लेखन पढ़ लेना, और हिंदी में डायरी लेखन किससे शुरुआत हुई है, कहाँ से माना जाता है, तो जो आपको याद रखना है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की जो डायरी है, मेरी कॉलेज डायरी, वहाँ से शुरुआत मानी जाती है। पत्र साहित्य किसे कहते हैं, पढ़ लेना। गद्य काव्य किसे कहते हैं, वो एक छोटा सा याद आता है, चंपू काव्य, जो कि आपके लिए 1 नंबर की परिभाषा में आ सकता है। तो आपको यहाँ गौण विधाओं में हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न वो बता दिए हैं कि हमको आत्मकथा या जीवनी में डिफरेंस मिल सकते हैं, आत्मकथा जीवनीकारों को नाम मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि रिपोर्टाज वगैरह में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। वैसे तो मेरा अंदाज़ा ये है कि आपका जो कहानी है और उपन्यास है, यहाँ से प्रश्न अगर पिछली साल बन चुका है, क्या हाँ, नाटक एकांकी का बन चुका है, तो कहानी उपन्यास से प्रश्न बन सकता है, और आत्मकथा जीवनी से बन सकता है, या फिर निबंध का भी प्रश्न बन सकता है। निबंध के भी चांसेस हैं। तो ये 5 टॉपिक हमें थोड़े से दिखते हैं, आत्मकथा है, जीवनी है, निबंध है, और कहानी है, उपन्यास है। इनसे प्रश्नों के हमें ऐसा लगता है कि बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, हालांकि टॉपिक्स सब इंपॉर्टेंट से सबको पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप कह सकते हो तो ये 5 टॉपिकों को जरूर पढ़ लेना। इन 5 टॉपिकों से कोई ना कोई प्रश्न बन के जरूर आ सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो ये आपके गद्य साहित्य का इतिहास हो गया और पद्य साहित्य का इतिहास हो गया, जो आपको इम्पोर्टेंट्स आपको मैं बता दिए कि गद्य में आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और पद्य में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो आपके गद्य साहित्य है और पद्य साहित्य है, दोनों की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अपन थोड़ा सा रफ कर दें इसको। व्याख्या की ओर चर्चा करें तो आपके पहले हम पद्य की व्याख्या की बात करते हैं। जो आपका काव्यखंड होता है, जिसको अपन काव्यखंड कहते हैं, काव्यखंड। काव्यखंड में हम जो व्याख्याएं पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट्स व्याख्याएं आपकी कौन कौन से चैप्टर की हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आपका पहला पाठ है आत्म परिचय एक गीत, आपके हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पाठ है। इससे आपकी व्याख्या आ सकती है। पहली व्याख्या है आपको जैसे याद होगी, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जीवन में फिर भी प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या आ सकती है। और इसके बाद आपके एक गीत में से भी कोई व्याख्या